माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में हम माइक्रोब्स का रोल समझेंगे। उसमें सबसे पहला केस हम लेते हैं एल्कोहल प्रोडक्शन। अच्छा, फर्मेंटेड बीवरेजेस। अच्छा, फर्मेंटेड बीवरेज का मतलब होता है एल्कोहल फॉर्मेशन। एल्कोहल बनाने के लिए, एल्कोहल या इथेनॉल बनाने, इथेनॉल के एग्जांपल की बात करें जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब का फॉर्मेशन भी यीस्ट से होता है। और यहां पर जो यीस्ट काम में ली जाती है, नाम वही सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। अच्छा, इन एल्कोहल को बनाने के लिए फ्रूट का, अनाज का, इनका यूज किया जाता है। इनका फर्मेंटेशन करते हैं और अल्टीमेटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ये बच्चों माल्टेड सीरियल से, माल्टेड सीरियल मतलब जिसमें हल्का बहुत जर्मिनेशन हो चुका है, फ्रूट है या उनका कोई जूस निकाल लिया जाता है, इनके ऊपर सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को ग्रो कराया जाता है। ये इनका एनएरोबिक फर्मेंटेशन करेंगे और अल्टीमेटली एल्कोहल बना लिया जाता है। यानी एल्कोहल बनाने के लिए सीरियल्स का यूज कर सकते हैं, फ्रूट का यूज कर सकते हैं, शुगर केन का यूज किया जा सकता है, मोलाशिस का यूज किया जाता है, राई का यूज किया जाता है। ये सब ऐसे रॉ मटेरियल है, इनके ऊपर ये सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ग्रो करती है, अल्टीमेटली एल्कोहल तैयार हो जाता है। अच्छा, इन एल्कोहल को ऐसे बड़े बड़े फर्मेंटर के अंदर तैयार किया जाता है। इनके अंदर ये सीरियल्स वगैरह भर दिया जाता है, यीस्ट को डाला जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और अल्टीमेटली इनके अंदर एल्कोहल प्रिपेयर होगा। अच्छा, एल्कोहल बनाने वाली जो यीस्ट है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, यही सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ब्रेड बनाने में भी काम आती है। इसीलिए सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को दो नाम से जाना जाता है। एक नाम तो इसको कहा जाता है ब्रीवर्स यीस्ट। ब्रीवर्स क्यों कहा? एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसे बच्चों बेकर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? ब्रेड बनाने में। तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को दोनों नाम से जाना जाता है, बेकर्स यीस्ट ब्रेड के रिस्पेक्ट में, ब्रीवर्स यीस्ट एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का रोल कहां कहां है? तो दोनों बताना, ब्रेड फॉर्मेशन मतलब बेकरी के अंदर और एल्कोहल फॉर्मेशन मतलब बीवर्स इंडस्ट्री के अंदर भी इसका रोल है। क्लियर? तो ये भी नोट कर लीजिएगा। एक खास बात, यहां पर फर्मेंटेशन करने के लिए हम लोग ऐसे फ्रूट का यूज कर सकते हैं, सीरियल्स वगैरह इनका यूज करते हैं। फर्मेंटेड बिहेवियर्स एल्कोहलिक ड्रिंक फॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन, एल्कोहल का बनना दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? तो मैंने कहा ना, ये रॉ मटेरियल फ्रूट भी हो सकते हैं, ग्रेन्स भी हो सकते हैं, शुगर केन, कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा रॉ मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग मतलब डिस्टिलेशन किया है या नहीं किया है, इस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टिलेशन करने का पर्पस ये होता है कि इससे एल्कोहल कंटेंट को बढ़ाया जाए। एल्कोहल कंटेंट को बढ़ाने के लिए ऐसे बच्चों डिस्टिलेशन किया जाता है। क्लियर? जैसे बच्चों आप यहां पर ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, मान लीजिए यहां पर ऐसे रॉ मटेरियल को भर दिया गया। इस रॉ मटेरियल का जब यहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन किया गया, यीस्ट ने एनएरोबिक रेस्पिरेशन किया, यहां पे बच्चों एल्कोहल तो है ही, ऐसे एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स तो है ही, लेकिन इसके अंदर यहां पर कुछ क्वांटिटी में वाटर के मॉलिक्यूल भी है। मतलब यहां वाटर भी है और एल्कोहल भी है, दोनों यहां पर मिक्स फॉर्म में। समझाने के लिए मैंने कहा कि यहां एल्कोहल बहुत कम है, 4 to 6% एल्कोहल है, बहुत कम परसेंट में 4 to 6% है, क्वांटिटी कम है। अब हम चाहते हैं कि यहां से एल्कोहल को प्यूरिफाई किया जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे नीचे से गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो आप लोग सभी जानते हैं एल्कोहल और वाटर दोनों की बच्चों वेपर बनेगी। लेकिन आप मुझे बताओ किसकी वेपर पहले बनेगी? हां, सभी जानते हैं एल्कोहल की पहले बनती है। अच्छा, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी से वेपर बना लेगा। तो जैसे इसको गर्म करेंगे, यहां पे बच्चों ऐसे एल्कोहल की वेपर आने लगेगी, एल्कोहल की वेपर आएगी और यही एल्कोहल की वेपर यहां इस ट्यूब के थ्रू यहां कलेक्ट होती जाएगी और यहां फाइनली किसको कलेक्ट कर लिया जाएगा? एल्कोहल, मतलब यहां एल्कोहल आता जाएगा। अब एक खास बात, जब यहां से इसको गर्म करेंगे तो ये बच्चों यहां पर हाई टेम्परेचर होगा, तो इसीलिए इसको यहां पर कूल भी करते जाते हैं। एक प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है, जब यहां पर इनको गर्म करते हैं तो कुछ क्वांटिटी में इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल एल्कोहल जाएगा, वाटर के भी मॉलिक्यूल जाएंगे, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल रिलेटिवली कम आएंगे। अच्छा, यहां पर एल्कोहल मान लीजिए ज्यादा आ गया और यहां परसेंटेज निकाली तो 60 to 70% आ गई। तो मुझे बताओ, ये जो हमने प्रोसेस यूज की है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन। प्रोसेस का नाम डिस्टिलेशन। इस डिस्टिलेशन करने से फायदा क्या हुआ?
हाँ, डिस्टिलेशन करने से फायदा यह होता है कि अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ जाती है। यहां अल्कोहल कम था, लेकिन अल्कोहल की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए यह डिस्टिलेशन किया जाता है। और डिस्टिलेशन कैसे करते हैं? गर्म करेंगे, अल्कोहल और वाटर दोनों प्रेजेंट है। अल्कोहल की वेपर पहले बनेगी क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी से बॉइल होता है। अल्कोहल की वेपर पहले बनी तो यही कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अल्कोहल यहां पर ऐसे कलेक्ट होता जाएगा, लेकिन कुछ क्वांटिटी में वाटर भी जाता तो है, इसीलिए यहां पे ओवरऑल अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ जाती है। और इस यूनिट का नाम क्या होता है? डिस्टिलेशन। तो फिर पूछ रहा हूं, डिस्टिलेशन करने का पर्पस क्या है? डिस्टिलेशन करने का पर्पस इतना सा है, अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाने के लिए यह डिस्टिलेशन किया जाता है। अब बात आती है कौन सी ऐसी अल्कोहल है या कौन से ऐसे बीवेर्स है जो बच्चों डिस्टिलेशन से बने हैं और कौन बिना डिस्टिलेशन के बने। यहां रखे मतलब विदाउट डिस्टिलेशन और यहां बना है मतलब विथ डिस्टिलेशन। इनके एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहां पे बच्चों अगला आता है वाइन एंड बियर की बात की जाए। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आता है, एनसीईआरटी में यही लिखा है और क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा। विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन बना है? तो हम कह देंगे वाइन और बियर। तो वाइन और बियर इनका फॉर्मेशन विदाउट डिस्टिलेशन हुआ है। सिमिलरली विस्की, ब्रांडी एंड रम, विस्की, ब्रांडी, रम, अच्छा, इनका प्रोडक्शन किया जाता है बाय डिस्टिलेशन। तो दो नाम विदाउट डिस्टिलेशन। इसके अलावा ज्यादातर जो अल्कोहल बनाए जाते हैं वो डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं। तो आप लोग ये दोनों नाम ध्यान रखना, वाइन एंड बियर। अच्छा, मैं ऐसे पूछता, वाइन, बियर और इनमें किसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होगा? तो हम कह सकते हैं इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट कम होगा, जबकि इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिलेशन से बने। तो डिस्टिलेशन कर दिया तो अल्कोहल कंटेंट ज्यादा हो जाता है। अरे बात समझ में? तो इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना, इवन अगर मैं बात करूं जैसे वाइन की और ब्रांडी की, दोनों ही ग्रेप से बनते हैं। दोनों ही किससे बनते हैं? ग्रेप से। लेकिन वाइन के अंदर अल्कोहल कम होता है, जबकि ब्रांडी के अंदर अल्कोहल ज्यादा हो जाता है। और अल्कोहल ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि डिस्टिलेशन कर दिया गया। बने दोनों ही ग्रेप से, लेकिन फिर भी अल्कोहल परसेंटेज वेरी करती है, वो सब डिस्टिलेशन की वजह से होता है। ये मैं फिर कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखिए। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। अगला माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ही अगला केस लेते हैं एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक बनाने में भी माइक्रोब्स का रोल होता है। अच्छा, एंटीबायोटिक क्या चीज होती है, बहुत ध्यान समझिएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सेकंड एंटीबायोटिक, ये बच्चों एक माइक्रोब्स है। इस माइक्रोब्स ने क्या किया? एक केमिकल रिलीज किया, और उस केमिकल ने क्या किया? अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक दिया। मतलब एक माइक्रोब्स ने केमिकल बनाया और दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहा है। तो ये जो केमिकल, इससे जो केमिकल रिलीज हुआ, उसी केमिकल को यहां नाम दे दिया जाता है एंटीबायोटिक। क्या नाम देंगे? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक तरह का केमिकल है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। सीधी सी बात है, एक माइक्रोब्स ने कुछ बनाया, दूसरे की ग्रोथ को रोक रहा है, तो उस केमिकल का नाम एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। बायोटिक का मतलब लाइफ। तो इस माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसी को हम एंटी लाइफ या एंटीबायोटिक कह देते हैं। एंटीबायोटिक का मीनिंग समझ में? एंटी फॉर अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, तो दूसरे लाइफ की, दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को यह खत्म करता है। अब मेरा क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेंट होती है? यस, एंटीबायोटिक माइक्रोब्स से ऑब्टेंट होती है। ये माइक्रोब्स से ऑब्टेंट होती है और दूसरे माइक्रोब्स को ये मार देती है। क्लियर? अच्छा, एंटीबायोटिक की खास बात, एंटीबायोटिक आर केमिकल which are produced by some microorganism and kill or retard the growth of other organism. Clear? Antibiotic produced by microbes. एक खास बात हो, this was one of the most significant discovery of 20th century. 20th century में बहुत सारी डिस्कवरियां हुई। हमने 20th century की कई डिस्कवरियां समझी है, जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया था, मतलब जो 1900 के बाद वाला काम है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया, हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बायोटिक, जो कुछ भी पढ़ा है, ये सब एक तरह से 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी में बहुत डिस्कवरियां हुई, लेकिन उनमें से सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इस एंटीबायोटिक के बिना ह्यूमन की लाइफ हम सोच नहीं सकते। हम सब ने बच्चों एंटीबायोटिक खाई है। जब भी हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है आपने ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है, वो हमें फिर एंटीबायोटिक दे देता है। एंटीबायोटिक खाते हम ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये एंटीबायोटिक नहीं होती तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बहुत कम होती। यानी एंटीबायोटिक ह्यूमन की लाइफ को सेव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी गई है, और इसलिए कहा भी जाता है 20वीं सेंचुरी की मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी अगर कोई है तो वो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी है। क्लियर? एंटीबायोटिक की खास बात क्या है? मान लीजिए ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर किसी माइक्रोब्स का अटैक हो गया, ये माइक्रोब्स हमारे अंदर कोई डिजीज कर रहा है, तो हम चाहेंगे ऐसे माइक्रोब्स और आए, नहीं इनको मारना पड़ेगा, और इनको मारने के लिए डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक खिलाता है। अच्छा, जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये माइक्रोब्स को मार देता है। एंटीबायोटिक माइक्रोब्स को मार देता है, यानी माइक्रोब्स की लाइफ के तो ये एंटी काम करता है। एंटीबायोटिक माइक्रोब्स की लाइफ के एंटी काम करता है, लेकिन अगर ये माइक्रोब्स मर गया तो हमारी लाइफ तो बच गई, तो हमारी लाइफ के लिए हम कहेंगे ये प्रो लाइफ का काम करता है। यानी एंटीबायोटिक माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में तो एंटी है, लेकिन अगर मैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में कहूं तो यही एंटीबायोटिक प्रो लाइफ का काम करता है। प्रो लाइफ मतलब ह्यूमन की लाइफ को सेव करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड, यह ग्रीक वर्ड होता है, दैट मीन्स अगेंस्ट। अगेंस्ट और बायो का मतलब लाइफ, तो हम इसको कह सकते हैं अगेंस्ट लाइफ, लेकिन किसके अगेंस्ट? माइक्रोब्स के। अगर बच्चों हम विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन पूछे तो यह प्रो लाइफ हो गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की लाइफ को तो यह सेव करने का काम करता है। अरे बात समझ में? तो ये माइक्रोब्स के लिए एंटी है, लेकिन ह्यूमन के लिए तो प्रो लाइफ का काम करेगा। जो बात समझे? क्लियर हुई? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की बात करें, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड जो की गई थी। पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी वो एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन की डिस्कवरी बाय चांस हुई थी, और इसको डिस्कवर करने का काम सभी जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। बहुत अच्छे से याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसके ऊपर वर्क किया था? स्टेफाइलोकोकाई। इन्होंने क्या किया? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे जो भी वर्क करना था किया। इन्होंने पेट्री डिश पर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा था, बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो रहे थे। अब इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट करना होगा वो कर दिया, और उसके बाद क्या किया? जो वो प्लेट थी जिसके ऊपर ये स्टेफाइलोकोकाई ग्रो कर रहा था, एज सच बच्चों उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उसको उन्होंने वॉश ही नहीं किया। अच्छा, थोड़े टाइम बाद वो देखते हैं कि इस प्लेट के ऊपर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और स्टेफाइलोकोकाई को मारने लगता है। कुछ इस तरह समझिए। ये बच्चों इन्होंने ऐसे प्लेट के ऊपर इन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया। ये जो बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं कौन से बच्चों? स्टेफाइलोकोकाई। ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करना था इन्होंने कर दिया। अब इन्होंने इस प्लेट को क्लीन नहीं किया, वॉश नहीं किया, और थोड़े टाइम तक ऐसे पड़े रहने दिया। कुछ टाइम बाद ये देखते हैं कि इनकी प्लेट पर यहां पर ऐसी एक फंगस ग्रो कर जाती है। क्या ग्रो कर गई? फंगस। अब ये फंगस यहां पर ऐसे केमिकल रिलीज करती है जो इनको मारने का काम करती है। फिर यहां से और केमिकल बढ़ा। अच्छा, इस फंगस के साइड में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे थे वो धीरे धीरे सब मरने लगे, और फंगस बड़ी हुई तो इसने और ऑर्गेनिज्म को मारा। यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? जैसे जैसे ये फंगस ग्रो करती जा रही थी, ये इन सारे के सारे बैक्टीरिया को मारती जा रही थी। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? फंगस ये बच्चों एक माइक्रोब्स है, और इस माइक्रोब्स ने क्या किया? इन दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को खत्म किया। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब यहां पर ऐसे मरते जा रहे थे। इन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार रहा है। अब बात आती है कि इस ऑर्गेनिज्म से ऐसा कौन सा केमिकल रिलीज हुआ? तो इन्होंने देखा वो केमिकल पेनिसिलिन था, और जो फंगस यहां पे ग्रो कर रही थी ये एग्जैक्टली पेनिसिलिन नोटेटम थी। मतलब इस फंगस से जो केमिकल रिलीज हुआ था उसका नाम पेनिसिलिन, और इसीलिए इस पेनिसिलिन को कहा जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। तो हमने क्या सीखा? वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, वंस ऑब्जर्व अ फंगस ग्रोइंग ऑन अनवॉश्ड प्लेट, और उस फंगस अच्छा किसके कहां पे ग्रो हुई थी? स्टेफाइलोकोकाई प्लेट के ऊपर ऐसी फंगस ग्रो हुई थी। ही फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस बाय फंगस, नेम उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन, और उस फंगस का नाम बन गया पेनिसिलिन नोटेटम। बात समझ में? एक बार फिर समझ लो क्या सिखाया मैंने।
पेनिसिलिन, ये जो केमिकल रिलीज हो रहा था इसका नाम था पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी इन्होंने बाय चांस की थी। इन्होंने कौन से बैक्टीरिया पे वर्क किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां गलती होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसके ऊपर वर्क किया था? तो हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। इनका मेन काम इस पे था। बच्चे इसका आंसर पेनिसिलिन लगा के आ जाते, नहीं, मेन वर्क तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे था। उन्होंने उस प्लेट को वॉश करना भूल गए, फिर वहां पर ये फंगस ग्रो हुई। जैसे जैसे फंगस बड़ी होती जा रही थी, ये बैक्टीरिया सारे मरने लगे थे, ऐसे बैक्टीरिया यहां पर मरने लगे थे, और फाइनली यहां पर ऐसे बैक्टीरिया की क्या हो रही थी? डेथ हो रही थी। क्लियर? अच्छा, इस पेनिसिलिन को फिर लार्ज स्केल लेवल पे पहुंचाने का काम दो साइंटिस्ट ने किया था, चेन एंड फ्लोरी। मतलब चेन एंड फ्लोरी ने पेनिसिलिन को फिर लार्ज लेवल पे ले गए, ह्यूमन यूज के लिए इसको यूज करने लगे। इन्होंने इसका यूज किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिकन सोल्जर की लाइफ बचाने के लिए चेन एंड फ्लोरी ने एंटीबायोटिक का यूज किया था। और इन्हीं सब कामों के लिए फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन सबको फिर फाइनली नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कुछ क्लियर हुआ बच्चों? क्या क्या सीखा है, ध्यान समझिएगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? एंटीबायोटिक हम अगर माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में कहें तो एंटी लाइफ है, लेकिन ह्यूमन के रिस्पेक्ट में प्रो लाइफ है। पहली डिस्कवर्ड पेनिसिलिन बाय चांस डिस्कवर्ड हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। बाय चांस वहां पेनिसिलिन नोटेटम ग्रो हुई, उसने जो केमिकल रिलीज किया स्टेफाइलोकोकाई को खत्म कर रहा था, और इसको फुल पोटेंशियल देने का काम चेन एंड फ्लोरी ने किया। तीनों साइंटिस्ट के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप ये अच्छे से ध्यान रखिए। माइक्रोब्स के बच्चों हम क्या क्या यूज है इंडस्ट्रियल लेवल पे वो समझ रहे थे। इसी में ही अगला यूज आता है ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हैं जो माइक्रोब से बनते हैं, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी यूज भी किए जाते हैं। इनमें बच्चों सबसे पहले और कंपाउंड की बात करें तो यह है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन एस्परजिलस नाइगर के थ्रू किया जाता है। अच्छा, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है, और यह एस्परजिलस नाइगर आप जानते हो फंगस है, तो यह फंगस से ऑब्टेंट होने वाला एसिड होता है। इसी तरह से अगले नंबर पे आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन एसिटोबैक्टर एसिटाई करता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एक बैक्टीरिया है, नाम में लिखा है बैक्टर, मतलब ये बैक्टीरिया होता है। अगले नंबर पे आता है यहां पर ब्यूटाइरिक एसिड। इसका फॉर्मेशन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम करता है। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये भी एक बैक्टीरिया होता है। सिमिलरली अगला एसिड आता है लैक्टिक एसिड। ये तो आप जानते ही है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज से ऑब्टेंट होता है, और ये भी बच्चों बैक्टीरिया होता है। अब यहां पर ये जो 4 एसिड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में बच्चों इन पे क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, और आप देखना नीट में हर साल एक नए क्वेश्चन तो इन्हीं पे ही आ जाता है। तो ये चारों एसिड आप बहुत अच्छे से याद रखें। अच्छा, इनमें से क्या होता है? एसिटिक एसिड नाम में लिखा है एसिटोबैक्टर से मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड हो गया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड हो गया, इसी तरह से लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड हो गया। इनके तो क्या नाम में ही लिखा होता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती है। आप बच्चों इस पहले वाले केस को बहुत अच्छे से याद रखना है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां गड़बड़ भी होती है और डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है। तो सिट्रिक एसिड किस पे मिलता है? एस्परजिलस नाइगर, और वो क्या होती है? फंगस। अच्छा, कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा एसिड फंगस से ऑब्टेंट होता है? तो फंगस से ऑब्टेंट होने वाला एस्परजिलस नाइगर होगा, बाकी ये सारे तो बैक्टीरिया से। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैं फिर कह रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से सब रट ही लेना इनको तो, कि कौन किससे मिलता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और कंपाउंड भी आते हैं, जैसे कुछ एंजाइम की हम बात करें। इन एंजाइम में आते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीनेज, मतलब ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम भी प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रोब से। पैक्टिनेज, प्रोटीनेज, इनका यूज होता है क्लियरिफाइंग बोटल जूस इन इंडस्ट्रीज। जो बच्चों बोटल जूस आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा माजा, फ्रूटी, उनमें जो जूस होता है एकदम क्लियर होता है, कोई फाइबर वगैरह नहीं होते। ये बच्चों ऐसे जूस है बिल्कुल क्लियर होता है। घर पे जो बच्चों हम जूस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू पानी बना रहे हैं, तो उसमें आप देखना ऐसे फाइबर हो जाते हैं, या मौसमी का जूस होता है, ऑरेंज का जूस होता है, उसमें फाइबर रहते हैं। लेकिन कंपनी के जूस एकदम क्लियर होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर को डिसोल्व करने के लिए पैक्टिनेज प्रोटीएज ये एंजाइम डाले जाते हैं। ये बच्चों इन फाइबर को डिसोल्व करता है, ताकि यहां पर जूस जो होता है वो एकदम क्लियरिफाई होता है। इसी तरह से लाइपेज, लाइपेज एंजाइम, इसका यूज किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, और ये ऑयली स्टेन को हटाने का काम करते हैं। मान लीजिए बच्चों क्लॉथ के ऊपर ऐसे ऑयली स्टेन लग जाए, तो ऐसे ऑयली स्टेन को हटाने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो है लाइपेज। क्लियर? तो ऑयली स्टेन हटाना है तो लाइपेज का यूज करेंगे। तो
तो याद रखिएगा, पैक्टिनेस प्रोटीएज ये बोतल जूस को क्लियरिफाई करते हैं। लाइपेज का यूज, हाँ, ऑयली स्टेन को हटाने के लिए इसका रोल होता है। इसी तरह से इन्हीं एंजाइम में अगला बड़ा फेमस नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस पे बच्चों 8-10 स्टार लगा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको 3 नेम समझाऊंगा। इन 3 नेम से 100% क्वेश्चन आता है। नीट में आप देखते हैं हर साल क्वेश्चन आता है। आपकी एनसीईआरटी में ये कैसा पैराग्राफ है जिसमें ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, वो एसिड के नाम, वो सब लिखे हुए, और ये इतना फेमस पैराग्राफ है कि इससे हर साल क्वेश्चन आता है, पेटेंट करा रखा है, हर साल क्वेश्चन आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसी का दूसरा नाम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, या इसको शॉर्ट में टीपीए के नाम से भी कहते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बैक्टीरिया से ऑब्टेंड होता है, ये नाम यही पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज किस बैक्टीरिया से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस। अब बात आती है स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज क्या है। तो इसका यूज होता है एज अ क्लोट ब्लस्टर, मतलब क्लोट को डिसोल्व करने का काम करता है। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह से यहां पर ये क्लोट्स बन जाते हैं। यहां पर इस तरह से ये क्लोट बन गया, ये इस तरह से क्लोट बना हुआ है। अच्छा, क्लोट बन गया तो क्लोट बनने की वजह से अब यहां ब्लड प्रॉपरली ऐसे फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि यहां ये ब्लड वेसल बहुत नैरो हो गई। अब इस क्लोट को डिसोल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लोट डिसोल्व नहीं होगा, आगे की तरफ प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। इससे बच्चों हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांस हो जाते। तो इन क्लोट को हटाना बहुत जरूरी है ताकि हार्ट अटैक के चांस को रिड्यूस किया जाए। अब बात आती है इन क्लोट बस्टर का, क्लोट को कैसे हटाया जाए। तो इन क्लोट को हटाने के लिए ऐसी मेडिसिन आती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है, इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाते हैं और यही स्ट्रेप्टोकाइनेज इन क्लोट को डिसोल्व करने का काम करता है। तो यहां एक खास बात हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? रिमूव क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल। इन ब्लड वेसल में से क्लोट को रिमूव करता है, जिससे मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। क्लियर? जो बात यहां पर समझाई क्लियर हुई अच्छे से? ये अच्छे से याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे ऑब्टेंट होता है? 2 बातें अच्छे से याद रखो, किससे ऑब्टेंट होता है और क्या यूज है। बताओ, किससे ऑब्टेंट होता है? स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? बैक्टीरिया है। और यूज क्या है? एज अ क्लोट बस्टर। ये इन क्लोट को क्या करने का काम करता है? हटाने का काम करता है। क्लियर? स्ट्रेप्टोकाइनेज इस तरह की मेडिसिन आती है जो इस बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है। क्लियर? ये लिख लिया सबने, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले नंबर पे आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इसमें एक मेडिसिन आती है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, ये बच्चों कुछ इस तरह की मेडिसिन होती है। साइक्लोस्पोरिन ए इस तरह की मेडिसिन है, ड्रग है। साइक्लोस्पोरिन ए का फायदा क्या है? अच्छा, पहले तो बात आती है कि ये कहां से ऑब्टेंट होता है। ये ऑब्टेंट किया जाता है एक फंगस से जिसका नाम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और इस साइक्लोस्पोरिन ए का यूज, सबसे मेन यूज है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। आप लोग जानते हैं, जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर इम्यून सिस्टम को डाउन करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी जाती है। तो इस तरह से साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग काम में ली जाती है। इस ड्रग को ही फिर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। अब बात आती है, ये ड्रग, ये मेडिसिन कहां से ऑब्टेंट होती है। तो ये मेडिसिन, ये सिरप ऑब्टेंट की जाती है एक फंगस से जिसका नाम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखना। तो साइक्लोस्पोरिन ए ये फंगस से ऑब्टेंट होती है, नाम है ट्राइकोडर्मा, और यूज क्या है ये भी याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, ये नाम ऐसे हैं, इसके एक्सरसाइज में आप देखना, स्पेशली एक्सरसाइज 2 में ज्यादातर क्वेश्चन जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसी पे ही पूछे गए हैं। आप देखना पुराने पेपर्स में इन्हीं पे हर साल क्वेश्चन आ जाता है। अगले नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है स्टेटिन। स्टेटिन बच्चों इस तरह की मेडिसिन होती है। ये स्टेटिन ऑब्टेन की जाती है मोनस्कस परफ्यूरियस, एक यीस्ट से ऑब्टेन की जाती है। मोनस्कस परफ्यूरियस यीस्ट से ऐसी मेडिसिन निकलती है जिसका नाम है स्टेटिन। अच्छा, स्टेटिन का यूज होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर ऐसी मेडिसिन खिलाता है, और वो मेडिसिन क्या होती है? स्टेटिन। अच्छा, बात आती है मेडिसिन काम कैसे करती होगी। इस मेडिसिन का काम होता है, ये एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करती है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने वाले एंजाइम के लिए। आप लोगों को ये वर्ड पता भी होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब कुछ इस तरह से, ये एंजाइम है,
ये बच्चों यहां पर सबस्ट्रेट है, ये जुड़ता है और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करता है। इस एंजाइम का काम है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करना। अब बताइए, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन करना पड़ेगा और उसके लिए उस पेशेंट को खिला दिया जाता है स्टेटिन। अब ये स्टेटिन इस सबस्ट्रेट के साथ यहां जुड़ने के लिए, इस एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए कंपटीशन करती है। अगर यहां पर ये स्टेटिन जुड़ गया तो ये सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा, और सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को बंद करने के लिए जो मेडिसिन काम में ली जाती है उसका नाम स्टेटिन। कहां से मिलती है? यीस्ट से ऑब्टेन होती है, मोनस्कस परप्यूरियस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर भी स्टार लगा लेना। ये 3 नाम बहुत अच्छे से याद रखना। स्ट्रेप्टोकाइनेस, हां, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलती है, क्लोडबस्टर। साइक्लोस्पोरिन है, ट्राइकोडर्मा फंगस से मिलती है, यूज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। स्टेटिन मोनस्कस परप्यूरियस से मिलती है, यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग एजेंट। और कैसे काम करती है? इस सबस्ट्रेट के साथ यहां जुड़ने के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करती है। क्लियर? ये जो नाम मैंने अभी आपको समझाया, मैं फिर कह रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। माइक्रोब्स का ही हम अगला एप्लीकेशन समझते हैं, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी प्लांट के ऊपर ये इस तरह के कोई पेस्ट ने अटैक कर दिया है। मान लीजिए किसी इंसेक्ट ने या किसी पेस्ट ने अटैक कर दिया। अब इन पेस्ट को मारने के लिए आप लोग जानते हैं पेस्टिसाइड डालते हैं। अब यहां पर जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, ये पेस्टिसाइड इन पेस्ट को मारता है, और पेस्ट को मारेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा। पेस्टिसाइड की मैंने आपको एक बार समझाया भी था कि 2 कैटेगरी हो सकती है, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बताओ कौन बेटर है? यस, बायोलॉजिकल बेटर होते हैं, क्योंकि केमिकल के नुकसान बहुत है, टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, महंगे होते हैं। तो आज के टाइम पर इन बायोपेस्टिसाइड का यूज करते हैं, यानी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल चीजों का यूज करना, इसी को कहा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब ये एक तरह का बायो कंट्रोल एजेंट है जो इन पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये बायो कंट्रोल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें सबसे फेमस नाम आता है लेडी बर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट नाम लेडी बर्ड। लेडी बर्ड बच्चों ये एक इंसेक्ट है। ये बच्चों यहां पर कुछ इस तरह से होती है। यहां बच्चों आप जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये एक लेडी बर्ड है और ये ऐसे इंसेक्ट लगे हुए थे प्लांट की लीफ के ऊपर। ये इंसेक्ट कहलाते हैं एफिड। ये एफिड क्या करते हैं? प्लांट को नुकसान कर रहे थे, तो यहां पर इन एफिड को हटाने के लिए लेडी बर्ड को छोड़ दिया जाता है। ये लेडी बर्ड इन एफिड्स को खा जाती है। इससे ये सारे एफिड यहां पर, ये जितने भी एफिड है, ये सारे एफिड यहां पर खत्म होने लगेंगे, और जैसे जैसे एफिड खत्म होंगे अल्टीमेटली इस पेस्ट को यहां से हटाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो लेडी बर्ड एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट होता है, ये माइक्रोब्स नहीं है। लेडी बर्ड क्या है बच्चों? इंसेक्ट है। इसका यूज होता है, अच्छा ये इंसेक्ट कैसा होता है? बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्जिन। ऐसे देखिएगा, रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, इस तरह की मार्जिन होती है। यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड। एफिड को हटाने के लिए इन लेडी बर्ड का यूज किया जाता है। यह नाम भी बहुत अच्छे से याद रखना है। लेडी बर्ड किसको हटाने के लिए काम में ली जाती है? तो लेडी बर्ड का यूज इंसेक्ट को, इंसेक्ट में भी किसको? एफिड को हटाने के लिए यूज की जाती है। अगले नंबर पे आता है ड्रैगन फ्लाई। ये एक इंसेक्ट होता है कुछ इस तरह का। ड्रैगन फ्लाई का यूज किया जाता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने में, मतलब यूजफुल टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो को जब भी हटाना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं? ड्रैगन फ्लाई का यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे ध्यान रखना, लेडी बर्ड एफिड के लिए, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये नाम आप अच्छे से ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये सारे इंसेक्ट है। अगले नंबर पे लेते हैं इन्हीं में ही बैसिलस थुरिंजेंसिस, जिसको हम कहते हैं बीटी शॉर्ट में। बैसिलस थुरिंजेंसिस का पुराने जमाने में क्या यूज किया जाता था? इस बैसिलस थुरिंजेंसिस को पुराने जमाने में इस तरह से यूज करते थे कि इसका मार्केट में एक व्हाइट कलर का पाउडर मिलता था। मार्केट में जाओ, बैसिलस थुरिंजेंसिस का पाउडर लेके आओ। अच्छा, ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलता था। फिर इस पाउडर को क्या करते थे? वाटर में डिसोल्व करते थे, प्लांट के ऊपर डाल देते थे। अच्छा, जैसे ये पाउडर यहां प्लांट के ऊपर डालते थे, ये पाउडर एक तरह का वही क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता था। फिर इंसेक्ट इसको खाता था, और याद करो, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन इंसेक्ट की मिडगट में जाके एक्टिव होता था। क्यों?
क्योंकि वहां की पीएच एल्केलाइन होती थी और फिर ये इंसेक्ट को मारता था। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया किल मैनी इंसेक्ट, जैसे कि बटरफ्लाई वगैरह, कैटरपिलर, इनको कंट्रोल करता है। मैंने इसके आपको 3 ऑर्डर समझाए थे, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन। और आप सभी को मैंने ये भी समझाया था बैसिलस thuringiensis के अंदर क्राइजीन होती थी, इससे बच्चों ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन मिलता था। इसके अंदर जो टॉक्सिन बैठा है कैसा होता था, इनएक्टिव। तो इन बैक्टीरिया से ये इनएक्टिव टॉक्सिन बाहर निकालते थे, मार्केट में पाउडर की फॉर्म में मिलता था, फिर इस पाउडर को उठा के यहां स्प्रे कर दिया जाता था। प्लांट पे जैसे इंसेक्ट अटैक करता, ये पाउडर इनकी बॉडी में जाता, मिडगट में जाके एक्टिव होता और फिर इंसेक्ट को मार देता था। टॉक्सिन कौन सी सेल से जुड़ता था, वेरी गुड, एपिथेलियल सेल के साथ ये बाइंड होता था और 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मारता था। कौन कौन से, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन। याद रखने का तरीका LCD। तो ये बच्चों बैसिलस thuringiensis कैसे काम करता है ये हम पहले भी समझ चुके हैं। अच्छा, ये एक बैक्टीरिया होता है, मतलब माइक्रोब्स होता है। अच्छा, माइक्रोब्स से हम ऐसे इंसेक्ट को हटाते हैं, पेस्ट को हटाने का काम करते हैं। इसी में अगले नंबर पे आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बच्चों ये एक फंगस होती है, ये एक फंगस होती है। ये ट्राइकोडर्मा की खास बात ये होती है, जैसे बच्चों ये यहां पर पैथोजन है। अब ये पैथोजन क्या कर रहा है, प्लांट की रूट को अफेक्ट कर रहा है, प्लांट में डिजीज कर रहा है। ये पैथोजन प्लांट के अंदर डिजीज कर रहा है, तो यहां पर प्लांट के अंदर अब यहां पर ऐड कर दी जाती है ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा बच्चों एक तरह की फंगस है, ये फंगस होती है। अच्छा, ट्राइकोडर्मा की खास बात ये है, ये फ्री लिविंग है, कोई सिम्बायोटिक रिलेशन शो नहीं करती, प्लांट की रूट्स में ही ग्रो करती है, रूट इकोसिस्टम में मिलती है। अब ये ट्राइकोडर्मा, ये पैथोजन भी ज्यादातर फंगस ही होते हैं। अब इन दोनों में यहां कंपटीशन होती है। ये कंपटीशन कई चीजों के लिए हो सकती है, हां, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, कई चीजों के लिए। ट्राइकोडर्मा एक डोमिनेंट फंगस होती है और डोमिनेंट होने की वजह से होता यह है कि ये यहां पर इस पैथोजन को प्रॉपर ग्रो नहीं होने देती, मतलब इस पैथोजन को यहीं पे मार देती है। और अगर पैथोजन मर गया तो प्लांट में डिजीज भी नहीं होगी। तो प्लांट में डिजीज कोजिंग पैथोजन को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ट्राइकोडर्मा फंगस का यूज किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूं सारे अच्छे से याद रखना। फ्री लिविंग फंगस है, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, मतलब प्लांट की रूट्स में ग्रो करती है। अच्छा, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को कैसे ट्रीटमेंट करती है, इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन, मतलब इन प्लांट पैथोजन, ये जो पैथोजन था इनकी ग्रोथ को ये रोकने का काम करती है। तो ट्राइकोडर्मा के जो पॉइंट समझाए अच्छे से याद रखना। ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस, फ्री लिविंग होती है, रूट इकोसिस्टम में मिलती है और ये प्लांट पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करती है। ये सब बच्चों बायोलॉजिकल चीजों से हम इन डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को फाइनली खत्म करें। तो यहां पर हम माइक्रोब्स के यूज समझ रहे हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। इसी में एक नाम और बड़ा फेमस है, बैकुलोवायरस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैकुलोवायरस दे आर मेंबर ऑफ जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ये न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस जीनस के मेंबर होते हैं। अच्छा, बैकुलोवायरस क्या होता है, ये बच्चों प्लांट है, इन प्लांट के ऊपर ऐसे इंसेक्ट लग गए, यहां पर ऐसे इंसेक्ट लगे हुए थे। ये इंसेक्ट समझाने के लिए ए है, ये समझाने के लिए बी है। अच्छा, इनमें से ये भी इंसेक्ट मैं आई से लिख देता हूं, इंसेक्ट को आई से लिख देता हूं। सारे इंसेक्ट नुकसान नहीं करते। मान लीजिए ये ए वाला प्लांट के लिए उसको खा रहा है, ये नुकसान कर रहा है। यहां पर बच्चों ये जो बी बैठा है, ये तो ऐसे बैठा हुआ था, बी नुकसान नहीं कर रहा है, नुकसान कौन कर रहा है, ए। तो अब यहां पर हमें केवल ए को खत्म करना है, बी को नहीं। अगर हम केमिकल का यूज करते हैं तो केमिकल क्या करता है, सबको इंसेक्ट को मार देता है, सारे इंसेक्ट को खत्म कर देता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमें यहां खत्म किसको करना है, केवल और केवल ए को, क्योंकि नुकसान नहीं करता है। तो यहां पे छोड़ दिया जाता है बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस की सबसे खास बात यह होती है कि ये बहुत ही टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। अब ये बैकुलोवायरस क्या करेंगे, इस इंसेक्ट में जाएंगे, वायरस छोड़ेंगे तो इंसेक्ट पे जाएगा और इसको यहां खत्म कर देगा, इसको कुछ नहीं करेगा। तो मुझे बताओ, बैकुलोवायरस सारे इंसेक्ट को मारता है, नहीं, टारगेट स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारता है। अच्छा, ये बैकुलोवायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अगर ये अपनी बॉडी में आ भी जाए, अपनी बॉडी में आ भी जाए तो अपने अंदर ये कोई नुकसान नहीं करते। अच्छा, प्लांट पे लगा भी रह जाए, प्लांट पे भी कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये टारगेट स्पेसिफिक है। अच्छा, सारे इंसेक्ट को मारता है पर्टिकुलर,
पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारता है, मतलब ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज को मारते हैं, मतलब इनका स्पेक्ट्रम नेरो होता है। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सबको मार देना, लेकिन ये सबको नहीं मारते, पर्टिकुलर को ही मारते, मतलब इनका स्पेक्ट्रम यहां पर चलेगा नैरो स्पेक्ट्रम। तो खास बात, बैक्यूलोवायरस आर पैथोजन दे अटैक ऑन इंसेक्ट, इंसेक्ट को मारते, ह्यूमन, प्लांट, बाकी किसी पे कोई नुकसान नहीं करते, इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपोड्स। इनकी खास बात क्या होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, सबको नुकसान नहीं करते, नैरो स्पेक्ट्रम शो करते हैं, नैरो मतलब पर्टिकुलर को मारते हैं। अच्छा, दे हैव बीन शो टू हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स, बर्ड स्पीशीज, बाकी पे कोई नुकसान नहीं करते। जितने भी हम माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे बेस्ट बैक्यूलोवायरस माना गया है, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और कहा जाता है जो जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही बढ़िया है। तो सबसे बेस्ट किसको माना जा सकता है, बैक्यूलोवायरस को हम कह सकते हैं ये एक बेस्ट बायो पेस्टिसाइड का काम करता है। क्लियर? मैंने आप लोगों को बच्चों यहां पर टोटल 5 बायो कंट्रोल एजेंट बताए, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, बीटी बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा और लास्ट में बैक्यूलोवायरस। ये 5 नाम बहुत अच्छे से आप याद रखें। इनमें से लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा फंगस है और ये वायरस है। ये जो तीनों है लास्ट के, बीटी, ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलोवायरस, ये माइक्रोब्स है, जबकि ये दोनों स्टार्टिंग वाले इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? जो बात यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से? और बैक्यूलोवायरस कौन से, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस जीनस का मेंबर होता है, टारगेट स्पेसिफिक होता है, केवल इंसेक्ट को नुकसान करता है। अच्छा, यहां मान लीजिए इस प्लांट पर कोई फंगस लगी है, बताओ ये बैक्यूलोवायरस फंगस को कुछ करेगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये तो टारगेट स्पेसिफिक है, केवल इंसेक्ट को मारते हैं। जो बात यहां सिखाई, क्लियर हुई अच्छे से? नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, खास पॉइंट अब लेते हैं। मान लीजिए इन प्लांट के ऊपर यहां पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लगे हुए, समझाने के लिए इनको इंसेक्ट ए नाम दे देता हूं, ये इंसेक्ट ए लगे हैं। अच्छा, ये जो इंसेक्ट ए है, आप लोग इकोसिस्टम में पढ़ते हैं कि इन इंसेक्ट को खा के कोई दूसरा सर्वाइव करता है। मान लीजिए इनके ऊपर डिपेंड था ऑर्गेनिज्म बी, फिर ऑर्गेनिज्म बी को खा के सर्वाइव करता था सी, फिर ऑर्गेनिज्म सी को खा के सर्वाइव करता था डी। मतलब इस तरह की फूड चेन, फूड वेब आप पढ़ते हैं। अगर सपोज करो मैं इस इंसेक्ट ए को पूरा खत्म कर दूं, कंप्लीट फिनिश कर दूं, जितने इंसेक्ट है केमिकल डाल के सबको खत्म कर दे, अगर मैं इस इंसेक्ट ए को पूरा खत्म कर दूं तो क्या होगा? हां, सभी जानते हो, जैसे ये इंसेक्ट ए खत्म होगा तो बी को अपना फूड नहीं मिलेगा, तो बी इंसेक्ट खत्म होंगे, बी ऑर्गेनिज्म खत्म, सी ऑर्गेनिज्म खत्म, डी ऑर्गेनिज्म खत्म, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में जहां ये बायो कंट्रोल एजेंट लिखा है, उसके पहले एक पैराग्राफ लिखा है, वही समझा रहा हूं मैं। बायो कंट्रोल एजेंट में अगर हम किसी इंसेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दें, अच्छा पूरा खत्म कर देना कहलाता है इरेडिकेशन। अगर मैं इसका कंप्लीट इरेडिकेशन कर दूं, कंप्लीट खत्म कर दूं, तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि इस पर डिपेंड होने वाला बी खत्म होगा, सी खत्म होगा, डी खत्म होगा, पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाता है। तो हमें किसी भी इंसेक्ट को पूरा खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे खत्म होने पे इकोसिस्टम खराब हो जाता है। तो फिर क्या करें? हां, अगर इनकी इंसेक्ट की नंबर ज्यादा है तो फिर उन नंबर को हम कंट्रोल करने का काम करें, पूरा खत्म नहीं करें। अच्छा, पूरा खत्म क्यों नहीं करते? पूरा खत्म कर देंगे, कंप्लीट फिनिश कर देंगे, तो इस पे डिपेंड होने वाले सारे ऑर्गेनिज्म मरेंगे। तो हम ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेंगे, पूरा कंप्लीट खत्म नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसी पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको समझाते, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसको शॉर्ट में हम आईपीएम के नाम से लिखते हैं। आईपीएम की खास बात होती है कि इसमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा मेथोडोलॉजी लगाते हैं, एक से ज्यादा तरीके से हम अगर पेस्ट को कंट्रोल करें तो उसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा मेथड लगाकर पेस्ट को कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसी को हम शॉर्ट में आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। यह आईपीएम का कंसेप्ट हर जगह नहीं लगाया जाता, यह बच्चों उस एरिया में लगाया जाता है जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया मतलब जहां पर किसी इंसेक्ट को कंजर्व करके रखना है, पूरा खत्म होने से बचाना है, वहां आईपीएम का कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसमें होता क्या, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए इन प्लांट के ऊपर यहां पर ऐसे कोई इंसेक्ट लगे हैं,
प्लांट के ऊपर ऐसे इंसेक्ट लगे हुए। इस इंसेक्ट की नंबर समझाने के लिए मैंने कह दिया कि 100 है। एक बड़ा सा फील्ड है, उसके ऊपर केवल 100 इंसेक्ट लगे, मतलब यहां पर ऐसे इंसेक्ट लगे हुए थे और टोटल कितने लगे 100। आईपीएम के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपके फील्ड पे 100 इंसेक्ट है तो इनको लगा रहने दो, क्योंकि इनसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए 1% नुकसान हो भी जाता है तो इतना तो बियरेबल है, इतना तो सहन कर सकते हैं। 100 इंसेक्ट लगे, आपको कुछ नहीं करना है, लगे रहने दो, कोई बात नहीं, इतना चलेगा। लेकिन अगर इनकी नंबर बढ़कर 1000 हो जाए, मतलब इनकी नंबर यहां से बढ़ती जाए, नंबर अगर ज्यादा हो जाए, तब तो ये नुकसान भी ज्यादा करेंगे। तब तो फिर हमें कहीं ना कहीं अब हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब इनकी नंबर 100 से 1000 हो गई, मैं इंसेक्ट की बात कर रहा हूं, इंसेक्ट की नंबर 100 से 1000 हो गई तो नुकसान बढ़ गया। अब मुझे बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, या तो मैं इनकी नंबर 1000 से 0 कर दूं, 0 करना कहलाता है इरेडिकेशन, 0 मतलब पूरा खत्म कर देना, ये इरेडिकेशन कहलाता है। या मैं इनकी नंबर 1000 से 100 करूं, कम करूं, इसे कहते हैं कंट्रोल। अब आप सोच समझ के बताना, हमें इंसेक्ट का इरेडिकेशन करना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए? आपसे मुझे जवाब चाहिए। हां, क्या आंसर दोगे बच्चों? हमें इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाहिए। बताइए हम इनकी नंबर 0 क्यों नहीं करें? क्योंकि अगर बच्चों इन इंसेक्ट की नंबर 0 कर देंगे तो इन पे डिपेंड होने वाले खत्म होंगे, और इन पे डिपेंड होने वाले खत्म होंगे तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए यह सोचना जरूरी होता है कि हम इनको पूरा खत्म नहीं करें, हम इनके नंबर को कंट्रोल करें। अब बात आती है कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने का पहला तरीका तो यह होता है कि पूरे फील्ड को सर्वे करो, जो जो प्लांट हार्मफुल है, जिन पे ज्यादा नुकसान है, उनको उठाओ, फील्ड से बाहर फेंक दो। मतलब जो भी बेकार प्लांट है उसको फील्ड से बाहर फेंक दो। अगर ऐसा करके कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों यहां पर अगर ऐसे भी कंट्रोल ना हो तो फिर सेकंड तरीके पे चलते हैं, बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करें। और बायोलॉजिकल तरीके में भी उसका यूज करेंगे जो जितना टारगेट स्पेसिफिक होगा उनका हम यूज करेंगे। अच्छा, बायोलॉजिकल चीजों से कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कंट्रोल ना हो तो लास्ट में जाके बहुत ही लो से लो अमाउंट में हम केमिकल का यूज करेंगे। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में केमिकल डालेंगे कि कुछ इंसेक्ट मरे, बाकी सब नहीं मरना चाहिए, कुछ एक ही मरे बस। तो बहुत ही डाइल्यूट अमाउंट में हम केमिकल का भी यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जब कोई ऑप्शन ना बचा हो। तो मुझे बताओ, इन एरिया में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा मेथड लगाई गई। पहले हार्मफुल प्लांट को हटा के बाहर फेंका, मतलब जो बेकार प्लांट थे उनको फेंका, बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल किया, फिर भी ना हो तो केमिकल। तो एक से ज्यादा तरीके से हम पेस्ट को मैनेज करें, उसी को हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। क्या यह कंसेप्ट हर जगह लगा दे? नहीं, यह कंसेप्ट वहीं पर लगाना है जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होता है। और इसके अंदर जो भी हम बायो कंट्रोल एजेंट लेंगे वो स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। तो आईपीएम के साइंटिस्ट इन चीजों को ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे पेस्ट से मैनेज करेंगे जो टारगेट स्पेसिफिक हो, स्पीशीज स्पेसिफिक हो। जो बात यहां समझाई क्लियर हुई अच्छे से? बताओ, आईपीएम का मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब एक से ज्यादा। और आईपीएम के साइंटिस्ट क्या कहते हैं? इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, इरेडिकेशन नहीं। इरेडिकेशन का मतलब पूरा खत्म कर देना, 0 कर देना, वो इरेडिकेशन कहलाता है। तो पूरा खत्म नहीं करेंगे, उनकी नंबर को हम रिड्यूस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, यह बेस्ट तरीका है। जो बातें समझाई इसको भी आप नोट कर लीजिए। अभी बच्चों जो हमने समझा है बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट में ही, इसमें बच्चों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल में, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करो बच्चों। क्या सोल्व? एक से ज्यादा आंसर आ रहे होंगे, चलो चेक करते हैं। आपने बच्चों जब सोल्व किया होगा तो आपको लगा होगा कि एक से ज्यादा सही है, लेकिन अब इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या क्वेश्चन कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का यूज करके हमें पेस्ट को कंट्रोल करना है। अब एक एक ऑप्शन को चेक करना। बीटी कॉटन। बीटी कॉटन तो बच्चों एक तरह का जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट ही हो गया। अरे बीटी कॉटन लिखा है मतलब ये तो प्लांट हो गया, और अगर बीटी प्लांट है तो ये तो माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आता। मतलब ये तो मैंने पहले ही हटा दिया। क्यों हटा दिया? माइक्रोब्स का पूछा है और बीटी कॉटन तो ऑलरेडी प्लांट है। सेकंड नंबर पे
लेडी बर्ड। लेडी बर्ड बच्चों आप सभी जानते हैं कि लेडी बर्ड तो एक इंसेक्ट है। हमें यहां इंसेक्ट का यूज नहीं करना है, माइक्रोब्स का यूज करना है। इसको भी हटा दो, यह भी गलत है। अच्छा, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस मतलब वही बेकुलोवायरस अगेंस्ट व्हाइट रस्ट। मुझे बताओ रस्ट किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से। और आपको मैंने समझाया भी था न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस कभी भी फंगस पे अटैक नहीं करता, यह तो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। अच्छा, फंगस पे अटैक नहीं करता तो फंगस की बीमारी सोल्व भी नहीं करेगा, मतलब यह स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस व्हाइट रस्ट को ठीक नहीं करता। अरे रस्ट तो पक्सीन या फंगस से होता है, यह तो फंगस की बीमारी है, लेकिन यह तो किसके लिए स्पेसिफिक होता है? इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। इस बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकता, तो यह भी गलत स्टेटमेंट हुआ। मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? थर्ड, ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन। और आप सभी जानते हैं ट्राइकोडर्मा यह बच्चों फंगस है, और फंगस मतलब यह एक तरह से माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो माइक्रोब्स का यूज करके हम प्लांट पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? थर्ड। तो इसका आंसर थर्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं, क्लियर, उनको एक से ज्यादा आंसर सही लगते हैं, लेकिन आप तो थर्ड पे जाइएगा। माइक्रोब्स का ही अगला यूज आता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स के बच्चों हमने एज अ बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ा, अब फर्टिलाइजर की तरह यूज समझे। फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करे। जैसे इसमें बायो फर्टिलाइजर में ये उन चीजों का यूज करेंगे जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। एक तरह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और मैंने कहा भी था एक बार, बायोलॉजिकल चीजों से खेती करना उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट है बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। इन बैक्टीरिया में नाम आता है राइजोबियम। राइजोबियम आप सभी जानते हैं ये लेग्यूमिनेसी प्लांट है। इस प्लांट के अंदर ऐसे नोड्यूल्स बन जाते हैं, ऐसे यहां पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, और ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये नोड्यूल्स राइजोबियम की वजह से बनते हैं। इट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट। तो लेग्यूमिनेसी प्लांट के रूट्स के अंदर ये बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है। और राइजोबियम का यूज आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो दो बातें ध्यान रखना, राइजोबियम एक तो सिम्बायोटिक होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। इसी तरह से आता है एजोस्पाइरेलम एजोबैक्टर। इन दोनों की खास बात ये होती है ये फ्री लिविंग है, ये सिम्बायोटिक था, ये फ्री लिविंग था, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये भी फिक्स करता है। तो बैक्टीरिया में 3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरेलम। राइजोबियम तो हो गया सिम्बायोटिक और ये दोनों हो गए फ्री लिविंग, लेकिन इनका काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको नोट कर लीजिए। फंगस, इस फंगस में बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है ग्लोमस। ग्लोमस बच्चों एज ए बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है प्लांट के साथ, यह हायर प्लांट की रूट के साथ शो करता है। इसको बच्चों एग्जैक्टली कहा जाता है माइकोराइजा। अब अच्छा, माइकोराइजा में जो फंगस काम में ली जाती है यह फंगस कोई और नहीं, जीनस ग्लोमस का मेंबर होता है। मतलब ग्लोमस एक तरह की फंगस ही है जो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करती है, जिसको माइकोराइजा का नाम करते हैं। अच्छा, इस ग्लोमस से प्लांट को एक बड़ा फायदा होता है। ग्लोमस क्या करती है या फंगस क्या करती है? प्लांट में फॉस्फोरस को प्रोवाइड करने का काम करती है। सोइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कराती है, प्लांट को सप्लाई करने का काम करती है। यह ध्यान रखना, ग्लोमस का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है। जैसे ही बच्चों कोई ऑर्गेनिज्म आता है बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन ही कर देते हैं, गलत है। ग्लोमस का काम फॉस्फोरस को प्रोवाइड करने में होता है। इसकी वजह से और भी फायदे होते हैं कि ये प्लांट के अंदर पैथोजन को अटैक करने का काम भी कंट्रोल करती है। ऐसे समझिएगा, ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर यहां पर ऐसे सोइल के अंदर ग्लोमस ग्रो की जाती है। इन दोनों में बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशन चलता है। तो ग्लोमस और प्लांट दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन बताओ क्या कहलाएगा? माइकोराइजा। इसको माइकोराइजा कहते हैं। अब इस सोइल की खास बात क्या थी कि सोइल के अंदर यहां फॉस्फोरस तो है, लेकिन यह फॉस्फोरस बाउंड फॉर्म में है, और बाउंड फॉर्म होने से क्या होता है? प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम ग्लोमस करती है। ग्लोमस क्या करती है? यहां से H+ आयन रिलीज करती है। अच्छा, ये H+ आयन क्या करते हैं? यहां से जाके इसको रिलीज करा देती है। अच्छा, फॉस्फोरस पहले बाउंड फॉर्म में था, ग्लोमस की वजह से रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद यह प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मुझे बताओ, प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड करने में किसने हेल्प की? ग्लोमस ने। तो ग्लोमस का यह बड़ा फायदा होता है कि यह फॉस्फोरस प्रोवाइड करने का काम करती है।
साथ ही साथ बच्चों ये H आयन होते हैं, यहां पर सोल्ट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें OH आयन वगैरह होते हैं। इन HOH के साथ मिलकर ये वाटर को सप्लाई करने का भी काम करती है। मतलब प्लांट को अगर थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए अगर वाटर की सप्लाई चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में वाटर चाहिए, तो ये ग्लोमस उस वाटर को प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। अच्छा, ये यहां एसिडिक इन्वायरमेंट शो करती है, H+ रिलीज करती है, एसिडिक इन्वायरमेंट शो करती है, तो यहां पर पैथोजन की ग्रोथ को भी ये रोक देती है। यानी ग्लोमस की वजह से प्लांट को कई फायदे हैं। क्या क्या फायदे? पहला फायदा तो फॉस्फोरस है ही, दूसरा फायदा वाटर की सप्लाई भी करा देते हैं, ड्रॉट सैलिनिटी से बचाता है। एक और बड़ा फायदा है पैथोजन की ग्रोथ को भी रोकता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोमस से प्लांट को सबसे मेन फायदा फॉस्फोरस है, लेकिन अदर बेनिफिट भी है। क्या क्या है? रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजन। रूट बोर्न पैथोजन मतलब ऐसे पैथोजन जो रूट में ग्रो होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ग्लोमस का यह फायदा है। और भी फायदा है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, मतलब ड्रॉक कंडीशन है, सूखेपन की कंडीशन है, तो उससे भी प्लांट को बचाता है। अच्छा, इट ओवरऑल इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब अल्टीमेटली प्लांट को फायदा ही कराता है। तो मुझे बताओ, ग्लोमस से प्लांट को सबसे बड़ा फायदा फॉस्फोरस है, लेकिन और फायदे भी है। एक बात मुझे बताओ, सिम्बायोटिक किसको कहते हैं? सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिसमें दोनों को फायदा हो। ग्लोमस से प्लांट को तो कई फायदे, तो मुझे बताओ ये प्लांट फिर ग्लोमस को क्या देगा? हां, प्लांट ग्लोमस को न्यूट्रिशन देगा, फूड देगा, शेल्टर देगा, प्रोटेक्शन देगा, तो ऐसे कई फायदे होंगे। दोनों को फायदा है, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशन कहेंगे। तो यहां दोनों को बेनिफिट होता है। यह केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाएगा आप लोगों से, ग्लोमस क्या प्रोवाइड कराता? तो मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करके आते हैं। ग्लोमस का मेन काम फॉस्फोरस प्रोवाइड करना, अच्छे से टिक कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं में बच्चों बायो फर्टिलाइजर में ही साइनोबैक्टीरिया एज द बायो फर्टिलाइजर। इन साइनोबैक्टीरिया में एग्जांपल आता है एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अच्छा, जैसे एनाबिना दोनों फॉर्म में देखी जाती है, फ्री लिविंग भी देखी जाती है, सिम्बायोटिक भी देखी जाती है। ये सब ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं, कुछ इस तरह के ये एनाबिना। अच्छा, इन सबको ग्रो किया जाता है पैडी फील्ड में। पैडी का मतलब होता है चावल की खेती, धान की खेती। पैडी फील्ड, राइस या धान की हम बात करें तो इनके अंदर बच्चों ऐसे एजोला को लगा दिया जाता है, और एजोला की लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है एनाबिना। एजोला टेरिडोफाइट है, उसके लीव्स के अंदर एनाबिना होता है जो यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, बीजीए इस तरह के इन्वायरमेंट मिलता है। बीजीए ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इन पैडी फील्ड, पैडी का मीनिंग नहीं आता तो लिख लेना, पैडी मतलब राइस की बात कर रहे हैं। पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, मतलब इन चावल की धान की खेती के अंदर बीजीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बच्चों यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। बायो फर्टिलाइजर में मैंने क्या क्या बता दिया आप लोग को? बैक्टीरिया बताया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। फंगस में क्या नाम बताया? ग्लोमस। और ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये कब काम में लेते हैं? पैडी फील्ड के अंदर। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? माइक्रोब्स का बायो फर्टिलाइजर में क्या रोल था, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में क्या रोल था, वो हमने सीखा। माइक्रोब्स का ही एक बहुत अच्छा रोल और आता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये बच्चों बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। बायोगैस मतलब जो काऊ डंग, गोबर से डेवलप की जाती है, उसको हम बायोगैस कहते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें कई सारी गैसेस होती है, प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो ह्यूमन के लिए बड़ा फायदेमंद होते भी है। काऊ डंग, काऊ डंग गोबर जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। काऊ डंग की खास बात यह होती है कि इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेनिक। काऊ डंग के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं। काऊ डंग में जो बैक्टीरिया आते हैं ये काऊ की र्यूमेन में से आते हैं, मतलब काऊ की र्यूमेन में मिथेनोजन होते हैं। जैसे काऊ डंग आता है तो उसके साथ वो बैक्टीरिया भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब इन काऊ डंग पर माइक्रोब्स, मतलब वही जो अंदर बैक्टीरिया थे, इसका बच्चों यहां पर स्टेप बाय स्टेप डिग्रेडेशन करते हैं और फाइनली बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो बायोगैस बनाने में भी किसका रोल है? माइक्रोब्स का। अगर हम बच्चों बायोगैस का कंपोजिशन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोगैस में सबसे मेन गैस होती है मीथेन। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन गैस पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? मीथेन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
कुछ क्वांटिटी में यहां हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, ऑक्सीजन नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, बायोगैस में कौन सी गैस नहीं होती? ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है। ये गैसेस बहुत कम क्वांटिटी में है, तो मैंने लिख दिया ट्रेस। ट्रेस मतलब लिटिल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में होती है ये गैसेस। तो ये कंपोजिशन याद रखना, पहले जब एम्स की एग्जाम होती थी ये क्वेश्चन कई बार एम्स में आ चुका है, तो आप लोग ये कंपोजिशन याद रखिएगा। मेन गैस मीथेन है, उसके बाद CO2 है, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस भी होती है लेकिन ट्रेस अमाउंट में, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। क्लियर? तो ये आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। बायोगैस का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो इसमें जो माइक्रोब्स काम में लिया जाता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस में कौन से बैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं? मिथेनोजन, जिसको हम मिथेनोबैक्टीरियम कह सकते हैं। अच्छा, ये मिथेनोजन बैक्टीरिया कुछ इस तरह के होते हैं जो काउडंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रो एनएरोबिकली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है। काउडंग में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं। इनकी खास बात, दिस बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन, पहला तो आता है स्लश ट्रीटमेंट के टाइम पर। अच्छा, इसी का अगला यूज आता है र्यूमेन के अंदर। मतलब मिथेनोजन बैक्टीरिया दो जगह देखे जाते हैं, एक तो बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पर, और दूसरा र्यूमेन में। र्यूमेन मतलब काऊ के स्टोमक का एक पार्ट आप मान लीजिएगा, तो पार्ट ऑफ स्टोमक ऑफ कैटल्स। क्लियर? यहां पर बच्चों मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोगैस में कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है? तो मिथेनोजन, मिथेनोबैक्टीरियम यूज किए जाते हैं। बायोगैस की अगर हम बात करें, इसका प्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है। पहली स्टेप में क्या किया जाता है, जो काऊ डंग के अंदर सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ऐसे कई कंपोनेंट होते हैं। इस पर पहली स्टेप में माइक्रोब्स इसको डिग्रेड करते हैं और मोनोमर बना देते हैं। मतलब सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल था, पॉलीमर था, उसको मोनोमर में चेंज कर देते हैं। यह सारा काम बहुत स्लो होता है, यह स्लो स्टेप होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि बहुत स्लो स्टेप चलती है। आप लोग जानते भी है, अगर किसी प्रोसेस में कोई स्टेप बहुत स्लो है तो उसको उसकी हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह सकते हैं। फिर ये मोनोमर यहां पर सेकंड स्टेप में यहां पर ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या इसको आप कह सकते हो एसिडिक एसिड। ये कौन सी स्टेप में बनेगा? सेकंड। मोनोमर को ऑर्गेनिक एसिड में चेंज करेंगे। फिर बच्चों थर्ड स्टेप चलती है। थर्ड स्टेप में मिथेनोजन बैक्टीरिया काम करते हैं, और यही मिथेनोजन बैक्टीरिया फाइनली बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब इससे ही फाइनली बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। तो बताओ कितनी स्टेप हो गई? 3। पहले स्टेप में सेल्यूलोज से मोनोमर बनता है, दूसरी स्टेप में मोनोमर से ऑर्गेनिक एसिड बनता है, और थर्ड स्टेप में यही ऑर्गेनिक एसिड, एसिडिक एसिड फाइनली बायोगैस में चेंज हो जाती है, मीथेन में चेंज हो जाती है। इन 3 स्टेप में से कौन सी स्टेप सबसे स्लो है? तो हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप सबसे स्लो होती है। और ये जो बैक्टीरिया यहां यूज होते हैं ना, ये ऑलरेडी काऊ डंग में होते हैं, अलग से मिलाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? ये भी नोट कर लीजिएगा। बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता होगा, इससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, समझिएगा। इसमें इसके अंदर क्या किया जाता है, पहले सोइल के अंदर, जमीन के अंदर, मिट्टी में 10 से 15 फीट गहरा ऐसा गड्ढा खोद दिया जाता है। अच्छा, ये जो गड्ढा होता है इसको हम डाइजेस्टर का नाम देते हैं। गड्ढे का नाम डाइजेस्टर। इसमें बाहर की तरफ ऐसी ओपनिंग रखी जाती है जिसमें काऊ डंग, गोबर को लिया जाता है, उसमें वाटर मिक्स किया जाता है, एक थिक स्लरी बनाई जाती है, गाढ़ा सॉल्यूशन टाइप का, और इसको बच्चों यहां पर पाइप के थ्रू नीचे पहुंचा देते हैं। मतलब ये काऊ डंग यहां पे आ गया। अब बच्चों यहां पर जो काऊ डंग आया है, अब ये काऊ डंग 3 स्टेप में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसमें जो 3 स्टेप चलेगी, पहले स्टेप में सेल्यूलोज मोनोमर में कन्वर्ट होगा, फिर ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, और फाइनली यहां पर ऐसे मीथेन, CO2 ऐसे गैसेस रिलीज होगी। एक बात मुझे बताओ, यहां बैक्टीरिया कहां से आएंगे? हां, बैक्टीरिया ऑलरेडी काऊ डंग के अंदर होते। अब ये जो गैसेस होती है, गैसेस बहुत लाइट होती, हल्की होती है, तो ये गैसेस ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहां पर एक गैस होल्डर लगा दिया जाता है। ये गैस होल्डर क्या करता है, अंदर जितनी भी गैसेस है उनको यहां पे स्टोर करेंगे। ऊपर की तरफ एक बड़ा सा ड्रम टाइप का लगा होता है जिसमें ये गैसेस भरती जाती है। अच्छा, जैसे जैसे गैसेस भरती जाएगी ये ऊपर उड़ता जाता है। अच्छा, फिर यहां पे बच्चों ऐसे वॉल्व लगा होता है, जैसे इस वॉल्व को ओपन करते हैं ये गैसेस घरों में पहुंचा दी जाती है, जहां पर एज ए कुकिंग में इन गैसेस का यूज कर लेते हैं। अच्छा, जो भी बच्चों यहां पर डाइजेस्ट नहीं हुआ या अनडाइजेस्ट हुआ, वो मटेरियल धीरे धीरे यहां पर कलेक्ट होता जाता है, और इसी मटेरियल को कहा जाता है स्लज। फिर इस स्लज को यहां से इकट्ठा करते हैं,
और इस स्लज का यूज कर लिया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, मतलब इसको खेतों में मिक्स कर देते हैं, बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो हमने क्या सीखा, पहले तो जमीन में गड्ढा खोद दिया जिसको नाम दिया डाइजेस्टर, फिर यहां काऊ डंग वाटर दोनों की एक थिक स्लरी यहां पहुंचा दी, डाइजेस्टर के अंदर एग्जैक्टली डाइजेशन हुआ, गैसेस रिलीज हुई, गैस होल्डर में गैस कलेक्ट हो जाती है, फिर इन गैसेस को पाइप के थ्रू घर में पहुंचा देते हैं। जो डाइजेस्ट नहीं होता वो स्लज कहलाता है, जो एज अ बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। बात आती है इस तरह के जो चैम्बर है या इस तरह का जो प्लांट है, इंडिया के अंदर किसने डेवलप किया था? तो इंडिया के अंदर बायोगैस प्रोडक्शन का काम दो इंस्टीट्यूट ने किया है, उसमें एक है IARI और दूसरा है KVIC। IARI का फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC का फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। और इन दोनों ने इंडिया के अंदर गांव में इस तरह के बायोगैस प्लांट को डेवलप कराया है। जितनी बातें मैंने बायोगैस में समझाई, आउटलाइन समझिएगा। बायोगैस मतलब जो काऊ डंग गोबर से बनती है, इसके अंदर मेन गैस मीथेन। कौन सा बैक्टीरिया काम में लिया गया? मिथेनोजन। एरोबिक, एनारोबिक, एनारोबिक। और यहां पर 3 स्टेप में प्रोसेस में काम चलता है। और एक खास बात, इंडिया में इसको डेवलप करने का काम IARI और KVIC ने किया है। और ये डायग्राम भी आप ध्यान रखिए कि इस डायग्राम में ये डाइजेस्टर है, गैस होल्डर है, इधर स्लज है, तो ये सब लेबलिंग आप अच्छे से याद रखें। क्लियर? माइक्रोब्स का अगला यूज, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम एज अ प्रोटीन की फॉर्म में ले। स्टार्टिंग में जब SCP की डेफिनेशन आई थी तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसकी डेफिनेशन में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी इंक्लूड किया गया है। अच्छा, समझ में तो ये आता है कि सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर, उनसे प्रोटीन के फॉर्म में लिया जाए, लेकिन बाद में इसमें मल्टीसेलुलर को भी इंक्लूड किया गया है। बात आती है हम SCP का यूज क्यों करें। हम बच्चों माइक्रोब्स का यूज करेंगे एज अ फूड की फॉर्म में, मतलब हम माइक्रोब्स को खाएंगे ताकि हमें अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। बात आती है हमें माइक्रोब्स को खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका एक बहुत अच्छा रीजन हम समझते हैं। मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर। मतलब वर्ल्ड में 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको अभी भी खाना नहीं मिलता है। क्लियर? कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब जो हम नॉर्मल खेती करते हैं, इनसे भी बच्चों अभी तक इतनी फूड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं फूड की कमी है। तो उस फूड की कमी को दूर करने के लिए एज एक अल्टरनेट सोर्स के फॉर्म में हम SCP का यूज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर फूड की इतनी ही कमी है, ग्रेन्स की इतनी ही कमी है, तो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन जाए तो क्या यह प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है? नहीं, अगर नॉन वेजिटेरियन बनेंगे तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, यह प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी। अच्छा, कैसे बढ़ती है, डेटा से इसको क्लियर भी करते हैं। अगर बच्चों मान लीजिए ग्रेन टू मीट डाइट पे शिफ्ट होते हैं, तो इन मीट को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल को पहले ग्रो करना पड़ेगा। भाई, मीट ऑब्टेन करने के लिए, नॉन वेज ऑब्टेन करने के लिए पहले एनिमल को ग्रो करना पड़ेगा। और एनिमल को ग्रो करने के लिए अगर इस एनिमल से 1 kg नॉन वेज ऑब्टेन करना है तो पहले इस एनिमल को खिलाना पड़ेगा और इसको अप्रोक्सीमेटली 3 to 10 kg ग्रेन्स खिलाने पड़ेंगे। मतलब 1 kg ऑब्टेन करने के लिए 10 किलो खिलाओ, मतलब इसको 10 किलो खिलाओ तब जाके 1 kg मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि इनको खिलाने के बजाय डायरेक्ट ह्यूमन ही ग्रेन का यूज करें, और 10 किलो अनाज में तो कई लोगों का पेट भर जाएगा। तो मुझे बताओ, वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बनने में प्रॉब्लम सोल्व होगी या बढ़ेगी? हाँ, ये प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, ये प्रॉब्लम तो और बढ़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का बेस्ट तरीका है कि वेजिटेरियन ही रहे। हाँ, वेजिटेरियन रहने से प्रॉब्लम सोल्व तो होती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सोल्व नहीं हो रही थी, इसीलिए हमें SCP की जरूरत पड़ी है। तो SCP की जरूरत क्यों पड़ रही, कुछ समझ में आया? क्योंकि बहुत सारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो हम अल्टरनेट सोर्स के लिए हम SCP जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और आप जानते भी है, एक ट्रॉपिकल लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे जाते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन ट्रांसफर 10% ही होता है। तो अगर हम एनिमल का यूज करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर कम होगा, लेकिन अगर डायरेक्टली ग्रेन का यूज करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर और ज्यादा होगा। तो हम इकोलॉजिकली भी सोचे तो डायरेक्टली ग्रेन का यूज करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा बढ़िया तरीका भी है।
अच्छा, वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सिंगल सेल प्रोटीन, मतलब हम ऐसे माइक्रोब्स का यूज करेंगे एज अ प्रोटीन की फॉर्म में। अब बात आती है ऐसे कौन से माइक्रोब्स से जिनका हम यूज करें प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। इनमें सबसे फेमस नाम आता है, माइक्रोब्स में सबसे फेमस नाम स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना कुछ इस तरह का होता है। स्पाइरुलिना का बच्चों यूज किया जाता है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। इन माइक्रोब्स की खास बात यह होती है कि इनकी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है, कम से कम टाइम में ग्रो हो जाती है और ग्रो करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। एक तो बच्चों ये इजीली ग्रो हो जाते हैं और ग्रो करने के लिए कहां पे ग्रो करेंगे, वेस्ट वाटर पे ग्रो कर सकते हैं, मोलासेस मतलब शुगर केन का जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उनके ऊपर, एनिमल मैन्योर के ऊपर, इवन सीवेज के ऊपर भी इनको ग्रो कराया जा सकता है। मतलब इनको ग्रो कराने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना है, वेस्ट मटेरियल पे ग्रो कराओ ताकि वो वेस्ट मटेरियल भी अच्छे कामों में यूज हो जाए। माइक्रोब्स को ग्रो कराने का पहला फायदा, ग्रोथ रेट फास्ट है। दूसरा फायदा, बेकार सी चीजें पे भी अच्छे से ग्रो हो जाते, अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं। एक और बड़ा फायदा, माइक्रोब्स में प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, न्यूट्रिशनल कंटेंट काफी अच्छा होता है। तो माइक्रोब्स के क्या फायदे समझ में आए? ग्रोथ रेट फास्ट है, कम टाइम में ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। दूसरा फायदा, बेकार से मटेरियल पे भी ग्रो हो जाते हैं। तीसरा बड़ा फायदा, न्यूट्रिशनली बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हम एज फूड के लिए हम माइक्रोब्स का यूज करें, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन का यूज करें। एक बहुत अच्छा डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है 250 ग्राम अगर हम इसकी क्वांटिटी ले और इसको बच्चों दिन रात ग्रो कराए, कहां, वेस्ट मटेरियल के ऊपर, तो इससे अप्रोक्सीमेटली 25 टन प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। मतलब कम से कम टाइम में इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक बार फिर समझना क्या कह रहा हूं मैं। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया 250 ग्राम लो और 250 ग्राम लेके इसको ग्रो कराओ, बेकार चीजों पे ग्रो कराओ। दिन भर में जब इससे प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा 25 टन, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल और भी होता है, मशरूम। तो सिंगल सेल प्रोटीन में कौन आ गया, जैसे स्पाइरुलिना आता है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस आते हैं, मशरूम आते हैं। मशरूम का भी आज के टाइम पर काफी यूज करने लगे। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, क्लियर हुआ? आउटलाइन इसकी देता हूं, क्या हमने सीखा। फूड की प्रॉब्लम है तो हम ग्रेन से अगर नॉनवेज पे जाते तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, बढ़ती है। इसीलिए फूड के लिए अल्टरनेट सोर्स एससीपी, और इसमें हम माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। माइक्रोब्स को ग्रो कराने का फायदा, ग्रोथ रेट फास्ट है, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल पे ग्रो हो जाते हैं और न्यूट्रिशनली ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बच्चों इनके बेनिफिट होते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है ये हमने सीखा। इस चैप्टर में बच्चों हमने माइक्रोब्स के क्या क्या फायदे हैं वो सारे कवर किए और आपको पता चला होगा माइक्रोब से हमें बहुत फायदे मिले। क्या क्या फायदा मिला है? माइक्रोब से हम डेयरी की चीजें बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, चीज बनाते हैं, एल्कोहल का प्रोडक्शन इसी से हुआ है, एंटीबायोटिक इससे प्रोड्यूस हुई है, एज ए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं, एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बायो गैस बनाने में काम में लिए जाते हैं, एज ए फूड की फॉर्म में इनको लिया जाता है। तो इनके बहुत फायदे हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही सीखा कि माइक्रोब्स का ह्यूमन के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये हमने सीखा।